पानी जीवन का दूसरा नाम है और सरकार लगातार पेयजल आपूर्ति घर घर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इलाके में कई स्थानों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग के पेयजल पाइप बिछाने का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में सालानपुर प्रखंड के सीधाबारी बांसकाटिया इलाके में सड़क पर कई पाइप रखी हुई थी, जिसे रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जल स्वप्न परियोजना के पाइप चोरी होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ज्ञात हो कि सालानपुर थाने के कल्याणेश्वरी फारी अंतर्गत बांसकाटिया पानी टंकी से सटे इलाके में पेयजल आपूर्ति के लिए करीब 50 पाइप लाकर सीधाबारी बांसकाटिया सड़क के किनारे एक कतार में रखे गए थे। वहीं बीते शनिवार रखी उक्त पाइपों में से 33 पाइप चोरी हो गए। सवाल यह है कि एक रात में इतने बड़े पाइप कैसे चोरी हुए। इतने सारे पाइप ले जाने के लिए काफी लोगों व बड़े वाहनों एवं क्रेन की जरूरत होती है। वहीं दूसरा सवाल यह है कि सीधाबारी बांसकाटिया जैसे घनी आबादी वाले गांव में एक बड़ा वाहन की सहायता से इतने सारे पाइप चोरी कर लिया जाता है और स्थानीय लोगों में से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस की गश्ती वाहन कहां थी जो पाइप की चोरी की भनक से अनजान रह गए। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इन इलाकों में पुलिस की गश्ती वाहन बहुत कम दिखती है। अधिकांश समय कल्याणेश्वरी फारी की वाहन देंदुआ कल्याणेश्वरी सड़क के नकजोरिया व देंदुआ हॉस्पिटल के समीप खड़ी रहती है। हालांकि आम लोगों की चिंता यह है कि इलाके में चोरी और शराबियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घटना के बाद मामले को लेकर मंगलवार को पीएचई विभाग की पाइपलाइन बिछाने वाले दीप कंस्ट्रक्शन नामक निजी ठेकेदार ने कल्याणेश्वरी फारी में पाइप चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए अल्लाडीह मोड़ के समीप पाइप को लेकर जाने वाले वाहन की पहचान की है और मामले में आगे जाँच की जा रही है। ठेकेदार संदीप रुद्रा ने बताया कि मामले में शिकायत की गई है, पुलिस जांच कर रही है। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। एसीएल के काजोरा क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस पर काजोरा ग्राम कलागणी मंदिर के आसपास महाप्रबंधक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया और लोगों में कपड़े का थैला भी बांटे गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रशांत कुमार ने कहा कि ये 5 जून को हर एक साल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच जागरूकता, सफाई के प्रति जागरूक करना। अब मैं आके यहाँ साफ़ कर रहा हूँ तो 10 आदमी यदि देखेंगे तो उनके मन में ये आएगा जब तो लोगों को ये होगा। और इस साल का थीम है प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना, नो प्लास्टिक यूज़। हम लोग जितना अवॉइड करें प्लास्टिक यूज़ करना, क्योंकि प्लास्टिक की अपनी बहुत सारी बुराइयां हैं। ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, ये जलने से आपका ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। तो प्लास्टिक को जितना कम हम लोग यूज़ करें, प्लास्टिक यूज़ करने से कैंसरस भी होता है, बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो इस साल का थीम है प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना और लोग अपने पर्यावरण को, अपने आसपास को साफ रखें, प्लास्टिक को यूज़ न करें। इस का उद्देश्य, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है और इसीलिए हम लोग सब आए हैं यहाँ कि समाज के बीच में कुछ सफाई भी हो जाएगी और लोगों में जागरूकता आएगी। प्लास्टिक के प्रति लोगों को पता चलेगा कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक यूज़ करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर्यावरण को बहुत ही खतरा है प्लास्टिक से। इस दौरान क्षेत्र के कार्मिक प्रबंधक अर्पण घोष, श्रमिक संगठन HMS के वेलफेयर बोर्ड सदस्य विष्णुदेव नोनिया, महाप्रबंधक ओशी मंडल, पर्यावरण अधिकारी अर्णव राय चौधरी, डॉक्टर राजेश भौमिक, एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर अलेक्जेंडर बाउरी तथा समस्त अधिकारी ने इस सफाई अभियान में शामिल होकर विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाया। सभी ने काजोरा गांव के कलागनी मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर कचरा जमा किया। खुद बेलचे से कचरा उठाकर कचरा वाहन में जमा किया। सारे अधिकारी हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं कि विश्व का जो आज पर्यावरण दिवस है और विश्व में जो सफाई दिवस जो है, हम एक बात कल ही हम एरिया सिविल को कल ही बोल रहे थे जे सर
हमारे कोल्हड़ी में सफाई होना बहुत ज़रूरत है। कल ही हम बात कर रहे थे, बीते हुआ कल आगामी कल बोर्ड का मीटिंग भी है हमारा कंपनी में। हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं कि जैसे भी हो कोल्हड़ी को नीट एंड क्लीन करना जरूरी है। आपको जितना भी हम लोग पैसा खर्चा करें, रिपेयरिंग हो जो भी हो सो कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल पैकेज जो है कंपनी जो है, हम जीएम साहब से अनुरोध करेंगे जो हमारा एरिया में एक स्पेशल पैकेज होनी चाहिए, जिससे हम कोल्हड़ी को और आसपास के जो गांव है हम इसको कैसे सफा सुथरा रख दे सकते हैं। कारण कि आसपास के गांव भी जो है हम लोग कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए आज जो प्रोग्राम काजोली एरिया की तरफ से किया रखा गया है, हम काजोली एरिया जीएम साहब के साथ साथ पीएम साहब के साथ फुल टीम को हम अपने ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा के सोनपुर बाजारी ग्राम में ग्रामवासियों के द्वारा लोकनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर उद्घाटन के शुभ अवसर पर 7 दिनों तक हरिनाम कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान पांचड़ा गीता भवन के अध्यक्ष स्वामी सत्यानंद महाराज और नारायण शरण देव ने अपने हाथों से फीता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान पांडवेश्वर ब्लॉक सभापति किरीटी मुखर्जी ने कहा कि देखो देवता नहीं আর কি বলবো, লোকনাথ বাবা চাকলা ধামে আমরা আগে এখান থেকে যেতাম লোকনাথ বাবার আশ্রম দেখতে। তো আজকে আমরা সোনপুর গ্রামের মানুষ লোকনাথ বাবাকে প্রতিষ্ঠা করার একটা আজকের দিনে শুরুয়াত করলেন, যে মহারাজজিরা এসেছেন, মহারাজজিদেরকে সম্মান জানিয়ে কাল থেকেই আমাদের লোকনাথ বাবা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হবে। হোম হবে, যজ্ঞ হবে, 5-6 দিন ধরে হোমযজ্ঞ হবে। তারপর দেখবেন এই সোনপুর গ্রামের সমস্ত মানুষ লোকনাথ বাবার মন্দিরে এসে বোধে সবাই যে যার মনস্কামনা পূর্ণের জন্য ইয়ে করবেন, তার কাছে চাইবেন। তো ঠাকুর দেবতা যেখানেই আছেন, আমরা যে কোনো দেবতারই ভক্ত হন না কেন, আমরা তো हिंदू धर्म में विश्वासी। इस दौरान जिला परिषद के कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती, युवा नेता नरातम मंडल, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, छोरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान टीनो लाल रुईदास, किशोर चक्रवर्ती और सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। এখানে লোকনাথ বাবার মন্দিরটি নতুন করে প্রতিষ্ঠা হলো আমাদের গ্রামের সমস্ত মানুষের সহযোগিতায়, এবং আমাদের গ্রামটা নতুন করে পুনর্বাসিত হয়েছে। তাই গ্রামের মানুষরা চাইছিল যে একটা গ্রামের মধ্যে নানা ধরনের অশান্তি চলছিল, যার জন্যে আমাদের গ্রামের মানুষ চেয়েছিল যে বাবা লোকনাথকে এনে এই সকল যে নতুন জায়গা যাতে সুন্দরভাবে আমরা জীবনযাপন করতে পারি, তাই আমাদের এই লোকনাথ বাবার মন্দির এবং লোকনাথ বাবাকে প্রতিষ্ঠা করি। আজকে এখানে কি অনুষ্ঠান হচ্ছে? এখানে অনুষ্ঠান আছে, আমাদের কীর্তন আছে, ধর্মীয়মূলক ভাগবত পাঠ আছে, এবং আপনার নবদ্বীপ থেকে চরণ পাদুকা আসবে, এবং সর্বশেষ আমাদের যাত্রা গান আছে। কতদিন চলবে এই কন্টিনিউ এই প্রোগ্রাম? 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে, জুন মাসের 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে। ঠিক, আপনার নাম? আমার নাম প্রদীপ মণ্ডল। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। केंद्रीय परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर एक आदिवासी महिला जो एक दिन मजदूर है कांगसा के लोगों ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। काफी प्रयासों के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इलाज के अभाव में आदिवासी युवक सुनील मुर्मू को 2024 में दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ना पड़ा। इलाके के एक युवक जयदीप बनर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि इलाज के अभाव में किसी को ऐसी घटना न देखनी पड़े। केंद्रीय संगठन और पूर्व सांसद ने उनके आह्वान का जवाब दिया। दुर्गापुर के कांगसा के मालनदिघी ग्राम पंचायत के कुलडिहार इलाके में इलाज के अभाव में मरने वाले युवक की मां के हाथों 2 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। यह भी संकल्प लिया गया कि भविष्य में इलाज के अभाव में किसी मां को अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहिए। कांगसा के जंगल महल इलाके में अगर कोई रात के समय बीमार पड़ जाता है तो उसे वाहन की कमी के कारण अस्पताल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बर्दवान दुर्गापुर के पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया फंड और केंद्रीय संस्था फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से 2 एम्बुलेंस दान की। मंगलवार दोपहर कुलडीहा इलाके में इन दोनों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। 2024 में इलाज के अभाव में जान गंवाने वाले युवक की मां मणि मुर्मू ने दुबराजपुर के भाजपा विधायक अनूप साह की मौजूदगी में झंडा दिखाकर इन दोनों एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मणि देवी फुट कर रो पड़ी।
जयदीप बनर्जी ने कहा कि কি উপলক্ষে কি করা হলো? আজকে আমরা 3 তারিখ বিশেষ কোনো উপলক্ষ নয়, আমার একটা জন্মদিন ছিল, সেই উপলক্ষে আমরা একটা ছোট করে মায়েদের হাতে বস্ত্র বিতরণ প্রোগ্রাম ছিল, আর বৃক্ষরোপণ হবে এবং মায়েদের হাতে কিছু গাছের চারা তুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং আজকে যে আমাদের দুটো অ্যাম্বুলেন্স সেটা মানুষের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হলো। এবং আমাদের যে কার্যকর্তা সুনীল খুব সমাজের জন্য কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অকালে ঈশ্বরের হয়তো কোনো ইয়েতে তার জীবনটা গেছে। আমাদের অশোক বরারজি, উনি আমাদের অনেক বড় কার্যকর্তা ছিলেন, মার্গদর্শক ছিলেন সংঘের, উনি প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারেন আমাদের এই এলাকার। আর আমাদের সন্দীপ ঘোষ, আমরা তাদের উদ্দেশ্যেই এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো চলবে, যাতে ওনারা বেঁচে থাকেন এই অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে দিয়ে। হ্যাঁ, এই এলাকা সারাউন্ডিংস বীরভূম সব জায়গায় মানুষের পরিষেবা পাওয়ার জন্যই আমরা এটা, কোনো স্পেসিফিকেশন নেই, মানুষের দরকার পড়লে যেখানে যেটুকু সামর্থ্য, আমাদের সামর্থ্য তো সীমিত, আমরা কোনো সরকার না, আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই করছি, যেটুকু পারবো যেখানে পাবো যেভাবে পারবো আমরা কিন্তু না করব না। এখনো পর্যন্ত কোনোদিন কাউকে আমার কাছ থেকে না, রাত 2টায় হোক বা 3টায় হোক, কোনোদিন না করতে করিনি। আদিবাসী মহিলা উদ্বোধন করলেন? হ্যাঁ, আমাদের সুনীলের মা, আমাদের ঠিক ছিল নির্ধারিত যে সুনীলের মায়ের হাত ধরে সুনীলের যে অপূর্ণ ইচ্ছা সেটা পূর্ণ হবে। আজকে সুনীল যেখানেই থাকুক সেখান থেকে দেখছে যে তার মায়ের হাত ধরে তার শেষ ইচ্ছা, তার অপূর্ণ ইচ্ছা যাই বল সেটা পূর্ণ হলো। জঙ্গলমহলের কতগুলো গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে আদিবাসী? আমরা স্পেসিফিকেশন করে কোনো গ্রাম কথা বলছি না, মানুষের যেখানে বিপদে পড়বে আমাদের সামর্থ্য সাধ্যের মধ্যে বা সময় প্রতিকূলতা না থাকলে আমরা সেইভাবে সেই জায়গায় পৌঁছে যাব। কারণ আমরা দেখেছি সুনীলে যখন মারা যায় সেই দীর্ঘ 3 ঘন্টায় আমরা দিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কোনো গাড়ি নেই, কোনো গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স যেতে চাইছে না, সনকা হসপিটাল থেকে সব অ্যাম্বুলেন্স বলছে ঢুকতে পারবো না ওই রাস্তায়। তো আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমরা কত অসহায়। আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে পোস্টমর্টম করার পর বডিটাকে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না, তাদের খুব খারাপ অবস্থা। আমরা সামর্থ্য সীমিত, যেটুকু পারবো আমরা চেষ্টা করে এসেছি, এত বছর ধরে 16 বছর ধরে এই কাজ করে এসেছি। আগামী দিনে যতদিন আমার সাধ্য থাকবে বা আমার শরীরের শক্তি থাকবে আমি এটা করে যাব। পরিচালনা করবেন কি করে? এবারে পরিচালনা আমাদের একটা মণ্ডলী তৈরি করা হচ্ছে, তাদের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হবে। আপনাদের সহযোগিতা তো সবার থাকবে। 24 ঘন্টার পরিষেবা পাওয়া যাবে? 24 ঘন্টার পরিষেবা তো আমরা কথা বলছি। কতটা প্রয়োজন ছিল এখানে অ্যাম্বুলেন্সে? অ্যাম্বুলেন্স আমরা দীর্ঘদিন জানি, এখানে কুলডিয়া গ্রামেই আমাদের ঘরের পাশেই অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে দুজনে। विधायक अनूप शाह ने कहा कि জয়দীপ ব্যানার্জির শুভ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা এখানে সমাজের বিশেষ মানুষদেরকে ডাকা হয়েছিল বস্ত্র বিতরণ, এবং আমরা দেখলাম যে বিকশিত কৃষি নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়, যেখানে কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, সহকার ভারতী কৃষির সমবায়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে ডিসকাশন হয় এবং অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধনও করা হয়। এবং এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো, মানুষের সেবা পরিষেবা দেওয়া, এই ধরনের একটা কার্যক্রম আজকে হয়েছে, যেখানে আমাদের মতন মানুষদেরকেও এখানে ডেকেছিল এবং সমাজের বিভিন্ন মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছে। মায়েদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কার্যক্রম ছিল। আদিবাসী এলাকার মানুষদের সুবিধা দেওয়ার জন্য কি আদিবাসী মহিলা উদ্বোধন করলেন সরকারি অ্যাম্বুলেন্স? দেখুন, আদিবাসী অবশ্যই আমাদের প্রায়োরিটি, ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কারণ আজকে পিছিয়ে পড়া মানুষ বলতে গেলে তো আদিবাসী জনজাতি মানুষ, যেখানে দেশে রাষ্ট্রপতি আমাদের আজকে দ্রৌপদী মুর্মু, আর সেইখানে আজকে পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের জন্য এই ধরনের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ ধন্যবাদ জানাই। আজকে কি সরকারি অনুষ্ঠান হবে? সরকারি অনুষ্ঠান কৃষি বিকশিত বিষয় নিয়ে যে আলোচনা সেটা সরকারিভাবেই হয়েছে, এবং তার সাথে আজকে আমাদের সমাজসেবী জয়দীপ ভাইয়ের শুভ জন্মদিন, সেটাও আমরা কার্যক্রমের মাধ্যমে পালন করলাম। আপনার নাম? অনুপ সাহা, দুবরাজপুর বিধানসভা বিধায়ক। অনুবাবু, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आम तोड़ने को लेकर 2 दोस्तों के बीच हुए झगड़े में एक दोस्त की मौत हो गई। गोबरडांगा थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना गोबरडांगा थाना के मलिकपुर रोड झंझनिया इलाके में घटी। बताया जाता है कि बशीर मंडल अपने दोस्तों के साथ आम चुनने के लिए बगीचे में गया था। वहां एक अन्य दोस्त
रंजीबुल से झगड़ा शुरू हुआ और बाद में यह झगड़ा मारपीट में बदल गया। रंजीबुल की लाठियों से बशीर बुरी तरह घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद दोस्तों ने झगड़ा रोका और बशीर के परिवार को इसकी सूचना दी तो बशीर घायल अवस्था में आम के बगीचे में जमीन पर पड़ा मिला। बशीर के परिवार और अन्य दोस्त उसे आनन फानन में हावड़ा अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट और शरीर में अन्य समस्याएं पाई और उसे बारासात मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया। सोमवार की शाम बशीर के परिवार को बारासात मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। बशीर के परिवार ने इस घटना में रजीबुल मंडल के खिलाफ गोबरडांगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद से रजीबुल फरार है। गोबरडांगा पुलिस स्टेशन फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। वहीं बशीर मंडल के शव को पोस्टमार्टम के लिए बारासात मेडिकल कॉलेज के शवगृह में भेज दिया गया है। কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে এরকমভাবে মারামারি? দেখেন আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না আর আমাদের ফোন করে যেটা বললো ওর বাড়ির লোক যে ওরা দুজনে হাতাপাতি করছিল, বাগানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলো। আড্ডা দিতে দিতে ওদের মধ্যে কি কথা কাটাকাটি হয়েছে, হওয়ার পরে এখন দুজনে হাতাহাতি হয়। হাতাহাতি হওয়ার পরে ওই যে মারপিট করতে গিয়ে দুজনে হাতাহাতি করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে নিচে ঘাড়ে লাগে। এবার তারপরে হাবড়া হসপিটালে ওর বাড়ির লোকজন ভর্তি করার পরে ওখান থেকে বারাসাত ট্রান্সফার করার পরে এখান থেকে ফোন করলো যে ও মারা গেছে। তো আমরা বিশ্বাস করছিলাম না, প্রথমে না বিশ্বাস করার কারণে আমরা এখানে আসি। এখানে এসে দেখলাম যে ও মারা গেছে। তো তারপরে এখন কি ওর বাড়ির লোক জানে এই বিষয়? হ্যাঁ, ওর বাড়ির লোক সবাই জানে। কি চাইছো কি তোমরা? আমরা চাচ্ছি যে ওর দুটো বাচ্চা আছে, যাতে বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ যেন সামনের দিনে ভালো হয়, সেটাই চাই। পুলিশ কি এই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে অ্যারেস্ট করেছে? না, এখনো কাউকে অ্যারেস্ট করেনি, ওরা সব বাড়ি ছাড়া হয়েছে। আমরা অতটা দেখার দরকার নেই, আমাদের বাচ্চা দুটো। তোমার নাম তাহলে আমার নাম সাইদুল সর্দার। কি হয়? আমি ওর বন্ধু হই। ওদের কি হয়েছে ঘটনা? আমি তো কাজ ছিলাম, কাজ থেকে এসে শুনলাম ওর বাড়ির লোকের কাছে সবই শুনলাম। ওরা যে পাশের ওর বাড়ির পাশে বাগান আছে, আম বাগান, ওখানে বন্ধু বান্ধব মিলে সবই আড্ডা মারছিল, কথা বলছিল। বশিরের? হ্যাঁ, বশিক আর ওই যে ছেলেটার সাথে ঝামেলা হয়েছে রজিবুল, তো ঝামেলা হয়েছিল। রজিবুল ছেলেটা এমনি একটু গার বলটল সবই দেখায় কম বেশি, সেটা বাদ দাও। তবে তারপরে আসলাম, এসে শুনলাম যে এরকম ঘাড়ে লেগেছে, ঘাটটা কাত হয়ে গেছে, কথাটা সে বলতে হবে না, হাত পা ব্লক হয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে ওর বাড়ির লোক হাবড়া হসপিটালে ভর্তি করে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে ওখান থেকে ট্রান্সফার করলো। ট্রান্সফার করার পরে আমি তখন কাজে ছিলাম। তারপরে আমার কাছে ফোন আসলো এখান থেকে যে 4টে নাগাদ, বিকাল 4টে নাগাদ বশিক মারা গিয়েছে। তারপরে আমরা এখানে সঠিক আসলাম, বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে এসে দেখলাম সঠিক হ্যাঁ যে মারা গিয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से हुई पहली मौत। अलीपुर की रहने वाली महिला अलीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। 43 वर्षीय महिला CMRI में वेंटिलेशन पर थी और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और एक्यूट किडनी इंजरी से भी पीड़ित थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में इस महामारी से 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक 4026 एक्टिव केस सामने आए हैं। ये मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई है। मरने वाले सभी लोगों को पहले से ही कोई बीमारी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 4026 हो गए हैं। महाराष्ट्र के कोविड-19 के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 20 अकेले मुंबई से है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। मुर्शिदाबाद के डोमकल में जार में भरा ताजा बम बरामद किया गया। घटना को लेकर सोमवार रात से ही डोमकल थाने के बाजितपुर इलाके में काफी सरगर्मी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डोमकल थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्र से मिली सूचना के आधार पर
उस रात बाजितपुर गांव में एक आम के बगीचे में छापेमारी की। वहां एक घर के पास से जार्स में भरा ताजा बम बरामद किया गया। हालांकि परिवार वालों का दावा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसने या किस लिए इतने सारे बम ऐसी जगह रखे थे, यह मामला अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। डोमकल थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। ड्यूटी पर तैनात रहते हुए अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की एक पुलिसकर्मी ने। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर थाने के 10 माइल इलाके में नाका चेकिंग के दौरान हुई, जब ड्यूटी बदली जा रही थी। उस समय नाका चेकिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे कांस्टेबल विभास घोष ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल विभास घोष को पहले बनगांव महकुमा अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार अस्पताल पहुंचे। बाद में हालत बिगड़ने पर विभास को कोलकाता के SSKM अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल कांस्टेबल का नाम विभास घोष है और वह गोपाल नगर थाने के SAP की 2 नंबर बटालियन में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से नशों से संबंधित दवाइयां ले रहे थे। आत्महत्या की कोशिश के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि करीब 3 साल पहले विभास घोष को राज्य पुलिस में नौकरी मिली थी। वह नदिया जिले के कृष्णनगर कोतवाली थाना अंतर्गत विष्णुपुर गाँव के निवासी है और उनकी उम्र मात्र 28 साल है। 3 साल पहले ही उनका विवाह मौसमी से हुआ था, जो इस समय 3 महीने की गर्भवती है। शनिवार की सुबह वह जमाई षष्ठी के मौके पर घर आए थे और शाम को ड्यूटी पर लौट रहे थे। उसके तुरंत बाद ही यह दुखद घटना घटी। इस घटना से कृष्णनगर स्थित उनके घर में शोक का माहौल है और परिवार वाले उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। এই বিভাস ঘোষকে মানে আপনি কতদিন ধরছেন? আমরা ধরুন ওকে ছোট বাংলাদেশ থেকে আসার পর থেকে আমরা চিনি। মানে আপনার পাশেই বাড়ি? হ্যাঁ, আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। কালকের ঘটনা কি শুনেছেন? কালকের ঘটনা আমরা বাড়িতে শুয়েছিলাম, হঠাৎ বাথরুম করতে উঠেছি 11:15 নাগাদ, দেখি এমনি কাঁটাকাটি মতো করছে। তখন আমাকে তারপরে ছোটো ভাই বসে টিভি দেখছিল, মানে ফোন চালাচ্ছিল, ফোন দেখছিল। রাত্রির 1:30 ওর শরীর খারাপ তো 1:30 তো ফোন থাকে। তারপর আমাদের মেজো ভাইকে আমাদের ডাকলো, বলে ওদের বাড়ি একটু কাঁটাকাটি হচ্ছে, না সব বলে যা। আমি তখন গেলাম ছোটো ভাইকে ডেকে নিয়ে। তখন কী হয়েছে বলে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, এই আমাদের বলেছে। তারপরে আমাদের বললো গাড়ি একটা ঠিক করে দিতে। এবার ধরুন অনেক গাড়ি, মারুতি ফোন নাম্বার আছে আমার কাছে, ফোন যথারীতি করেছি, অনেক গাড়ি আসতে চাচ্ছে না, বলে আমরা কলকাতায় যাব না। তারপরে একটা গাড়ি বলার পরে যাক সে রাজি হলো, খানিক পরে বলছে আসবে না। তখন আমাদের বাড়ির ওয়াইফ বললো তাহলে এইখানে গাড়ি পড়ে থাকে, ও তো কলকাতায় যাওয়া অভ্যেস আছে, ছেলেটার নাম বিপুল বলে, ওকে ডাক দে। তখন এর ভাই গিয়ে, মানে ভাইয়ের ছেলে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসলো, নিয়ে ওরা তখন গাড়িতে চলে গেল। আর আমার ভাগ্নেরা ওই পরদিন আলাদা গাড়ি করে চলে গেছে, এইটুকুনি শুনেছি। ওখানকার কি ঘটেছে সেটা কি বলুন? ওখানে কিছু আমরা ওইটা শুনিনি, মানে যেটা বলছেন আর কি, লোকে যে নিজে সুইসাইড করতে গেছিলেন। না, এইসব আমাদের কানে আসেনি। আমাদের এরা বলেছে যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, এইটুকুনি। আজকে সকালে কি শুনেছেন? আজকে শুনেছি যে সুইসাইড করতে গেছে। মানে কিভাবে শুনলাম যে কি রিভলভার দিয়ে গুলি করতে গেছে নাকি কার সঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ।
नदिया जिले के रानाघाट शहर से राखी गुलजार का गहरा संबंध है। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां लोग उन्हें न जानते हो। यदि आप राखी मजूमदार नाम से पूछेंगे तो बहुत कम लोग पहचान पाएंगे, लेकिन जब बात राखी गुलजार की होती है तो हर कोई उनके अभिनय का कायल है। उनका जन्म और पालन पोषण रानाघाट में हुआ। उन्होंने रानाघाट यूसुफ गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। उनके परिवार में माता पिता और 2 भाई थे। इतनी बड़ी अभिनेत्री बनने के बावजूद राखी गुलजार आज भी अपने जन्म स्थल रानाघाट और खासकर रथतल्ला को नहीं भूली है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कभी बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या राय को नहीं भुलाया, जिनके हाथ पकड़कर उन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखा था। राखी गुलजार ने दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ अभिनय किया है। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता आज भी नई पीढ़ी के दिलों में जगह बना रही थी। बचपन में रानाघाट के जिस घर में किराए पर रहती थी वह रतल्ला बस स्टैंड के पास आज भी खड़ा है और उनकी यादों का गवाह है। रानाघाट के लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उनकी अभिनय प्रतिभा ने हर फिल्म में दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। हाल ही में उनकी एक बंगाली फिल्म जब रानाघाट में दिखाई गई तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ব্যাপারটা হচ্ছে রাখি গুলজার আমাদের থেকে সিনিয়র, আমাদের থেকে বছর 3-এর বড়। ওরা আগে খুবই গরিব ছিল। ওর বাবার নাম হচ্ছে, ওর 2 ভাই, এক ভাইয়ের নাম শঙ্কর, এক ভাইয়ের নাম শিবু। ওদের টাইটেল হচ্ছে মজুমদার। ওর বাবার নামটা ঠিক স্মরণ করতে পারছি না এখন। ওর বাবা কোনো একটা দোকানে মানে মুহুরির কাজ করত। আমাদের থেকে 2-3 বছরের বড়। আচ্ছা, এই স্কুলে পড়াশোনা তো করেছে? স্কুলে পড়াশোনা ও এখানেই থাকতো তো? এখানেই, রথতলা এলাকায়। রথতলা এলাকায়। আচ্ছা, ও কবে চলে গিয়েছিল মোটামুটি? এটা আমার ঠিক সঠিক মনে নেই, কারণ তখন তো আমরা খুবই হ্যাঁ, ছোট। হ্যাঁ। এখানে সন্ধ্যা রায় একটা শুটিং করতে এসেছিলেন। আচ্ছা, সেই সময় ওকে পছন্দ হয়, ও ওখানে দেখতে গেছিল। সেই সময় ওকে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটা কতদিন আগে আমি তা এখনও তো রাখি নাম করে রানাঘাটে, কতক্ষণই গর্ব অনুভব করেন? সে তো বটেই। আমাদের মানে প্রতিবেশী 1 নম্বর, 2 নম্বর কথা হচ্ছে বন্ধু বান্ধবের মধ্যেই বলা যেতে পারে। একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম, তখন ছোটোবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলতাম, সুতরাং ভালো তো লাগবেই। কী নাম আপনার? কমল ঘোষ। ভীষণভাবে আপ্লুত যে রাখি একটা গুণী শিল্পী, সে এখান থেকে উঠে গেছে এবং রানাঘাটের কথা সে ভোলেনি। অ্যাকচুয়ালি ওরা এখানে ভাড়া থাকতো, তবে ওরা 60-এর দশকের বাবা শচীন মজুমদার এবং মা বাসন্তী মজুমদার এখানে মানে দোতলায় ওরা ভাড়া থাকতো, নিচের তলায় মিলন বলে একটা ছেলে, তাদের ওদেরই সব আত্মীয় স্বজন, তারা ভাড়া থাকতো, তারাও ছিল। তবে ওরা খুব ভালো, পড়াশোনায় খারাপ ছিল না। এখান থেকেই ও সিনেমা জগতের যাত্রা শুরু হয়। কী করে হয়? অতীন্দ্রনাথ মজুমদার বলে ওই আমাদের বাগাছড়ায় এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওখানে বাগান বাড়ি। উনি এখানে যোগাযোগটা করেন। এখানে বর্ণচোরা একটা শুটিং হতে, হিজুলিতে ওই শুটিংটা শুরু হয়েছিল। বর্ণচোরা থেকে শুরুটা হয় এবং সেখানে রাখিকে এরা দেখতে পায়, মানে আমাদের সন্ধ্যা রায় থেকে আরম্ভ করে আরও যারা ছিল সবাই। এবার এখানে অজয় বিশ্বাস বলে এক ভদ্রলোক ছিল, রথতলা সড়কপাড়ায় বাড়ি। সে তখন এই বিষয়টা নিয়ে বলে আমাদের চেনা জানা রথতলায় চলেন, আমি যোগাযোগ। এবার তার বাবার সঙ্গে কথা বলে যে আপনার মেয়েকে সিনেমায় ঢোকাবো। মানে ভিড় তখনকার দিনে এত ভিড়, বাপরে, যে মানে আমাদের সন্ধ্যা রায়কে দেখার জন্যে, আরও সব আর্টিস্টদের দেখার জন্যে ভিড় যায়। তারপরে ওনারা চলে যায়। পরবর্তীকালে যোগাযোগ হওয়ার পর এমনি কলকাতাতে বম্বে সমস্ত সিনেমাগুলোর সঙ্গেই। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। बहुजन संयुक्त मंच के बैनर तले 22 आदिवासी संगठनों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के श्रीपुर एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय का
का घेराव किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सिंटू भुइयां ने बताया कि वे महाप्रबंधक से मिलने का समय लेकर आए थे, लेकिन 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके पहुंचने पर महाप्रबंधक कार्यालय में अनुपस्थित थे। भुइयां ने आरोप लगाया कि महाप्रबंधक ने गर्मी में लोगों को थकाकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समाज हार मानने वाला नहीं है। এই যে বিডিও অফিস আছে, বিডিও অফিস থেকে নো অবজেকশনটা আমাদেরকে নিতে হবে। আমি বললাম আপনি বিডিও অফিসের কি চিঠি করুন। বিডিও অফিস যদি নো অবজেকশন না দেয়, তাহলে যদি আমাদেরকে লড়াই আন্দোলন করতে হয়, লড়বেন সবাই? জোরে বলুন, জোরে লড়বেন। হাড়া ভাঙার ব্রিজ আছে, এই হাড়া ভাঙার ব্রিজের জন্য যদি জীবন দিতে হয় তো দিবেন। সবাই প্রস্তুত থাকুন। হাড়া ভাঙার ব্রিজ যাতে আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। এখনো কিন্তু অনেক খেলা यही हुआ कि जो रोटी बाटी में जो आदिवासी का घर तोड़ा गया, उस घर का पूरा बेआईनी रूप से तोड़ा गया। इसके लिए पीएम पहले ही माफ़ी मांग चुका है और जीएम साहब ने हमको समझाने की कोशिश किया कि हम लोगों ने लीगल प्रोसेस किया है, हम एफआईआर किए हैं, लेकिन हम उसका एफआईआर का लीगल कॉपी मांगे, उन्होंने नहीं दे पाया, नोटिस नहीं दे पाया, कोई भी रिटर्न कोई भी दस्तावेज कागज नहीं जो दे पाया। इसका मतलब साफ साफ है कि वो एक्सेप्ट किए हैं कि वो गलत तरीका से उसका घर तोड़ा गया, ना ही उस ज़मीन का कागज दिखा पाया एसीएल हमको। इसीलिए हम लोग एसीएल को कहें कि आप 15 दिन के अंदर उसको उस गरीब का जो है उसको क्षतिपूर्ण देना होगा, और नहीं तो हम लोग आगामी काल इसका बात करेंगे। हम लोगों ने चरणपुर के लिए बात किया, चरणपुर के माइंस चारों तरफ वहाँ माइंस चला करके एक द्वीप की तरह वहाँ के लोगों को बना दिया है और बेबस कर रहा है कि ये लोग भाग जाए कहीं पर, चल जाए कहीं पर। लेकिन हम लोग उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग जीएम साहब को बोले कि कोई बड़ा घटना किसी का होता है, कोई लैंडस्लाइडिंग होता है और घर और माँ बहनों का हमारा जान जाता है, तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, पूरा ईट से ईट बजा करके आपको जवाब देंगे। हम लोगों ने हाड़ा भंगा के लिए बात रखा कि हाड़ा भंगा का जो ब्रिज है, ये जनमानुस दुनिया ब्रिज जो ब्रिज है, ये जनमानुस का ब्रिज है, जनता का आवाज़ है, इसको आप लोग नहीं दबा सकते। ये आपका ही माइंस चल रहा है, आपका ही सब काम हो रहा है, तो उसको बना देना होगा। जीएम साहब ने कहा है कि उसका हम लोग आज उसका निरीक्षण हम लोग कर लिए हैं, उसका हम जल्द ही बनाएंगे और हम लोग एनओसी लेकर के हमारा पैसा रेडी है, बनाएंगे और ये कॉम्पनसेशन का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और चरणपुर के लिए हम एक टीम रेडी कर दिया जो जाएंगे। लेकिन हमको एसीएल पे विश्वास नहीं है, ये लोग हमेशा गरीब मजदूर आदिवासी एससी एसटी को, इसीलिए उसका बाद में उसको और कंस्ट्रक्शन नहीं करने के लिए बोला था, नहीं माना, फिर पुलिस को एफआईआर किया था। देन उसका बाद भी वो जब नहीं मान रहा है, वो कंस्ट्रक्शन करके चला गया, ज़मीन से करीब करीब 500 फुट उठ गया, तो फिर उसके बाद में उसको तोड़ा। यहाँ देखा जा रहा है काफ़ी सारा दावी उन लोगों ने किया कि ब्रिज जो है, नुनिया ब्रिज हाड़ाभांगा जो क्षेत्र में है, वो जगह ब्रिज बहुत दिनों से बेकार होते जा रहा है, धीरे धीरे टूटते जा रहा है। वो ब्रिज में निर्माण के लिए भी दावी उन लोग किए, क्या बोलिएगा? हाँ, उसको हम कंसीडर करेंगे बोल के बोला है, हम हेडक्वार्टर में बात करेंगे उसके लिए हम लोग क्या कर सकता है और ये इसी के विषय में बात करेंगे हेडक्वार्टर से। सर संगठन आरोप देकर मतलब पैसा किसको देकर? अधिकारी को, किसी अधिकारी देखिए, बोलने के लिए तो सभी बोल सकता है, अगर उसके लिए ठोस सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो कैसा पता चले। डिमांड ज़्यादा था, इसी सब्सटेंशिएट किया हुआ नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है, वो बोल दिया। एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए प्रूफ ले आना पड़ेगा। चरणपुर क्षेत्र में भी देख रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि चरणपुर क्षेत्र में कोई असुविधा नहीं है। वहाँ में जितना आदमी जो है वो आज से नहीं है, करीब करीब आपका 1 साल से वो लोग को बोला गया है, वो लोग के लिए दूसरा जगह भी देखा हुआ है ऑलरेडी।